दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम था कि ये अपना क्लास 12 का रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 2 है, वैद्युत रसायन, जिस चैप्टर का नाम है। इसमें हम तकरीबन दो वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जाकर देखकर अच्छे से स्टडी कर ले। ठीक है, इसके बाद आए यहाँ पर, ये पार्ट तीसरा है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है। इसमें देखिए हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि वे पदार्थ जिस पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार की अभिक्रियाएं होती है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। सिंपल, आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड एक ऐसा पदार्थ होता है, मतलब ये धातु की छड़ होती है जिस पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, बस उसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम बताए थे कि इलेक्ट्रोड जो था वो विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में कैसे कैसे प्रयोग में इसका कैसे कैसे प्रयोग कर रहे थे हम उस सेलों में, आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोड सिंपल क्या कहेंगे कि ये वे पदार्थ होते हैं जिस पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार की क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है। तो लिख ले डिफिनेशन, क्या लिखेंगे, छोटा छोटा डिफिनेशन है। वे पदार्थ जिस पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार की अभिक्रिया होती है, अपचयन प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। सिंपल, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोड होता कैसे है, देख ले। इलेक्ट्रोड जो होते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोड धातु की छड़ होती है, या छड़ होते हैं, कह सकते हो, होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, धातु की छड़ होते हैं। कैसे, ऐसे पतले पतले। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। यही अपना क्या है भाई, इलेक्ट्रोड है, बस इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये छोटा सा डिफिनेशन है, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। छोटा छोटा डिफिनेशन है आज क्लास में, आज बताना है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। देख सकते हैं ये अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि जब किसी धातु की छड़ को, अभी जस्ट इससे पहले हम इलेक्ट्रोड पढ़े थे। इलेक्ट्रोड क्या था, जिस पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रकार की क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है। अब ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण, इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता दें। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम बता दे रहे हैं, इसके बाद ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, सिंपल पहले इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, सिंपल, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या कहता है, इसका डिफिनेशन कि जब किसी धातु के छड़ को, क्योंकि इलेक्ट्रोड एक प्रकार की छड़ ही है, ठीक है, धातु की छड़ ही है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है सिंपल, देखिए इसका फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान के चले कि एक हमारे पास पात्र है, ठीक है, सपोज करिए ये हमारे पास क्या है भाई, पात्र है, पात्र मतलब बर्तन, ठीक है, और इसमें ZnSO4 भरा है। ठीक है, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट का विलयन है इसमें। ठीक है, जिंक सल्फेट का विलयन है इसमें। ओके, ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या है भाई, तो जिंक सल्फेट का भाई क्या है, विलयन है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसमें क्या है भाई, जिंक सल्फेट का विलयन है। ठीक, तो ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि ये किस लवण का विलयन है, तो आप बोलिएगा कि ये जिंक लवण का विलयन है, क्योंकि जिंक सल्फेट है ना, तो जिंक लवण के विलयन इसको कहते हैं। तो जब जिंक सल्फेट, जिंक का जब ये विलयन है, तो इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड ही डालेंगे ऐसे,
ठीक है। जिंक का ये जो रॉड डालेंगे ना भाई, ये जो छड़ डालेंगे, ये किस चीज का रहेगा भाई? तो याद रखिएगा खतरनाक तरीके से, ये जो रहेगा ना भाई, ये किसका रहेगा? जेड आई मीन जिंक का रहेगा। ठीक है, ये किसका छड़ रहेगा भाई? जेड जिंक का रहेगा। ठीक, तो सिंपल ये क्या बातें कहता है कि जब किसी, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या कहता है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, जैसे जिंक का छड़ है तो जिंक के विलयन में ही आप डुबोएंगे, ये नहीं कि कॉपर सल्फेट ले लें। जैसे आपके सामने यदि यहाँ पर दूसरा विलयन बनाते हैं, दूसरा पात्र लेकर, समझिएगा, और इसमें क्या है भाई, ये किसका विलयन है भाई? तो ये वाला मान के चले कि सपोज करें ये वाला जो है, ये आपके सामने जो है विलयन, ये किस चीज का है भाई? तो ये विलयन है कॉपर सल्फेट का, किसका है? CuSO4 का। ठीक, सपोज कीजिए ये किसका विलयन है भाई? कॉपर सल्फेट का। ठीक है, सपोज कीजिए ये किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट का विलयन ये है, याद रखिएगा, तो हम कभी भी इसमें जिंक की रॉड को नहीं डाल सकते, ये बात याद रखिएगा, इसमें कभी भी जिंक नहीं डाल सकते। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक की छड़ को कभी भी इसमें नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात ये, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव तभी लागू होगा कि जब जिस चीज का धातु रहेगा उसी का विलयन होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोड विभव के लिए सत्य ये होता है, शर्त होता है। ठीक है, यहां पर जब कॉपर सल्फेट है तो यहां पर जिंक नहीं रहेगा, ये जो छड़ रहेगा ना भाई, ये किस चीज का छड़ रहेगा? तो याद रखिएगा कॉपर का ही छड़ रहेगा। ठीक है, ये किस चीज का छड़ रहेगा? तो कॉपर का छड़ रहेगा। ठीक, अब देखिए ये डिफिनीशन क्या कहता है, सिंपल। ठीक है, ये डिफिनीशन ये कहता है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, आई मीन जब जिंक है तो जिंक के विलयन में डुबोएंगे, और जब कॉपर का छड़ है तो कॉपर के विलयन में क्या करेंगे? हम डुबोएंगे, आई मीन डालेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, डुबोते हैं, तो विलयन और छड़ के मध्य, ठीक है, विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, मतलब इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। क्या उत्पन्न होता है भाई? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इनके मध्य क्या उत्पन्न होता है? आपसे कोई पूछ दे तो कहिएगा सिंपल, विभवांतर। इनके मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस यही डिफिनेशन है। क्या लिखेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण को विलयन में डुबोते हैं तो धातु के छड़ और विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस, तो क्या आप डिफिनेशन लिख सकते हैं? तो डिफिनेशन लिख लें। यहां पर क्या लिखेंगे? डिफिनेशन थोड़ा बड़ा है भाई। जब, मतलब ये फिगर देख के हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण, उसी के लवण के विलयन में, विलयन में डुबोते हैं, है तो धातु की छड़, धातु की छड़ और धातु की छड़ और विलयन के मध्य, विलयन के मध्य, विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? वो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल, ये है अपना क्या भाई? डिफिनीशन। ये फिगर बना लीजिएगा, और ये अपना क्या है भाई? डिफिनीशन। सिंपल, ये किस चीज का भाई छड़ है? तो सिंपल बता दीजिएगा, ये जो है भाई साहब, ये किस चीज का छड़ है? और फिगर बना ले, ये जो है भाई कॉपर का छड़ है। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है।
कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर के विलयन में जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक के विलयन में जाएगा। तो इलेक्ट्रोड भी वो सिंपल ये कहता है कि जब हम जिंक का इलेक्ट्रोड लिए हैं तो जिंक के विलयन में डालते हैं तो इनके क्षण और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल। यदि फिगर आप समझ गए तो समझिए कि डिफिनीशन आप तो आराम से बना के लिख सकते हैं। डिफिनीशन में क्या लिखा है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, उसी के लवण मतलब क्या, जब जिंक का है तो जिंक का विलयन रहेगा, कॉपर का छड़ है तो कॉपर का विलयन रहेगा। सिंपल। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, आप लोग उतार लीजिए। चलो दोस्तों देख सकते हैं भाई, ये नेक्स्ट अपना टॉपिक है जिसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इससे पहले हम इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनेशन देखे हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या है भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहता है, सिंपल ये बात कहता है कि मानक परिस्थिति में एक परिस्थिति होती है, ठीक है, उस परिस्थिति के बारे में हम बताएंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये कहता है कि मानक परिस्थिति में किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका डिफिनेशन सिंपल क्या है भाई, क्या लिखेंगे, मानक परिस्थिति में, ये वर्ड जरूर लिखिएगा, मानक परिस्थिति में। ठीक है, परिस्थिति में, मानक परिस्थिति में किसी धातु का, मानक परिस्थिति में किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ही मानक परिस्थिति में किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। विभव ठीक है, सिंपल ये डिफिनेशन है। क्या बोलेंगे कि मानक परिस्थिति में किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, अब मानक परिस्थिति का अर्थ क्या होता है, सिंपल समझिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग बना के मानक। जब ये डिफिनेशन लिखिएगा तो ये जरूर हेडिंग बनाइएगा, मानक परिस्थिति। ठीक है, मानक परिस्थिति का अर्थ, मानक परिस्थिति का अर्थ सिंपल क्या होता है कि जब कंडीशन, ये क्या कहता है, ये एक कंडीशन है सिंपल, इसी को हम मानक परिस्थिति कहते हैं। जब विलयन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, और सांद्रता किसका, विलयन का, और सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, और दाब 1 atm हो, ठीक है, 1 atm हो, तो उसे मानक परिस्थिति कहते हैं। उसे मानक परिस्थिति कहते हैं। सिंपल। देखिए ये है डिफिनीशन। कहने का मतलब ये है कि जब माने चले कोई पात्र में विलयन रखा हो, ठीक है, इस विलयन का टेम्परेचर ताप जो है वो क्या हो भाई, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उस विलयन में पड़ने वाला दाब जो है ये कितना होना चाहिए भाई, 1 atm होना चाहिए। और इस विलयन की सांद्रता जो होनी चाहिए, इस विलयन की सांद्रता जो होनी चाहिए वो 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है, जब धातु की छड़ को हम डालेंगे तो उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, जो बनेगा उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके, ये रहा अपना डिफिनीशन, ये रहा फिगर, ये रहा कंडीशन, मानक परिस्थिति का अर्थ। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ओके, तो आप लोग उतार लीजिए।
देख सकते हैं ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो है ना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है बेसिकली, देखिए इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी उसे कहते हैं कि जब हमें किसी धातु को, ठीक है, मतलब विभिन्न धातु को, सेम धातु नहीं, विभिन्न विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, अभी जस्ट इलेक्ट्रोड विभव जो पढ़े हो वैसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में जब सजाते हैं ना, तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है, आई मीन जो श्रेणी बनती है, उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सिंपल, आप क्या लिखेंगे कि जब किसी धातु को, ठीक है, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सजाते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, आई मीन जो श्रेणी बनती है, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे, या विभिन्न प्रकार की धातुओं को ऐसे भी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ऐसे लिखें, जब किसी धातु को, ये सबसे परफेक्ट है, जब किसी धातु को, जब किसी धातु को उनके, जब किसी धातु को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सजाने पर, ठीक है, सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये अपना डिफिनीशन है, सिंपल। जब किसी धातु को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सजाते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कैसे सजाते हैं, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में कैसे सजाएंगे। सबसे पहली बात, एक श्रेणी हम लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसमें तत्वों का नाम होगा। तो आप लोग ये पहले डिफिनेशन उतार ले, काहे कि ये बोर्ड पे अटेगा नहीं। ठीक है, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे, और मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सजाएंगे श्रेणी को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई मीन यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम धातु को सजाने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसके आधार पे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पे सजाएंगे। तो जो श्रेणी बनेगी ना, उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सिंपल, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे उच्च स्थान पे, सबसे ऊपर जो रहता है वो होता है लिथियम, Li, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन, लेड को पीबी से लिखते हैं। ठीक है, देखिए टोटल कितनी श्रेणी है, कितने तत्व है इसमें, कितने धातुएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 धातु हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में हम सजाए हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है नीचे, ये आता है भाई हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पे ऐसे कर लेना, ये सारे धातुओं के बाद आता है क्या, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे बेसिकली ये अधातु है, सिंपल। ठीक है, ये धातु नहीं है, ये चीज याद रखना। हाइड्रोजन के बारे में हम सिंपल कुछ बातें बता दें कि हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन एक प्रकार की ज्वलनशील गैस होती है, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। ये बातें याद रखना। ठीक है, कुछ बात है पॉइंट में, इसे माइंड में रखना हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के नीचे कौन आते हैं, कॉपर आते हैं, मरकरी आता है, चांदी आता है, प्लेटिनम आता है, फिर इसके बाद सोना आता है। ठीक है, याद रखना, ये ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, आई मीन बातें समझ में आया होगा। ठीक, तो ये जो श्रेणी है ना भाई, इस श्रेणी को ही हम कहते हैं क्या, विद्युत रासायनिक
श्रेणी, ठीक है। इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी। यही जो श्रेणी है अपना, ये कौन सी श्रेणी है भाई, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसको सिंपल ये बातें याद रखना। इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड। इसके बाद आता है हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, चांदी, प्लेटिनम, सोना। एक चीज इसमें लिख लीजिएगा कि जिसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जिसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, अधिक सक्रिय धातु। अधिक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, अधिक सक्रिय धातु, ठीक है। और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, आई मीन ये दिखाई दे रहा है, आप लोग देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है कहीं, थोड़ा देख लें। ठीक है, आई मीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंपल, ये जो नीचे आते हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, इनको हम कहते हैं कम सक्रिय धातु। क्या कहते हैं भाई, कम सक्रिय धातु। ये कम सक्रिय धातु है, ठीक है, ये कम सक्रिय धातु है। अच्छा, अधिक सक्रिय धातु और कम सक्रिय धातु का मतलब क्या है, बहुत लोग ये कंफ्यूज है भाई, अधिक सक्रिय धातु हैं ये सब, ये क्या होता है भाई, ये कौन सा नया आ गया टर्म भाई। तो देखिए सिंपल, अधिक सक्रिय धातु का अर्थ सिंपल ये होता है कि यह किसी भी तत्व से, किसी भी पदार्थ से जल्दी क्रिया करते हैं। अधिक सक्रिय, सक्रिय का अर्थ होता है अधिक, अधिक क्रिया करने वाला, ठीक है। सक्रिय का अर्थ होता है जल्दी क्रिया करने वाला, किसी पदार्थ से तुरंत जो क्रिया कर लेंगे। तो ये सब है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो कम क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग अच्छे से बना लीजिए। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम सजाएं भाई, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सजाए हैं। किस रूप में सजाए हैं, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में, मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में, मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में, विभव के रूप में, सिंपल ये है भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सजाए हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। सारे तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सजाया गया भाई। आपको पूरा एकदम याद होना चाहिए। कैसे हम बोल रहे हैं भाई, ऐसे एक बार बोलिएगा और एकदम जुबान पे एकदम एकदम ये पूरा पूरा याद होना चाहिए। जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, फिर इसके बाद लेड, फिर हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, चांदी, प्लेटिनम, सोना। एकदम टनाटन याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब चलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, हेडिंग बना लीजिए, उधार लीजिए। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित कीजिए और इसके लक्षण को लिखिए, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के भाई लक्षण क्या होते हैं, सिंपल, ठीक है, पॉइंट बना बना के लिखिएगा। सबसे पहला लक्षण क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दें, ठीक है। पहला पॉइंट कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहला लक्षण ये होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अच्छे से लिख लीजिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान, ठीक है, जिन धातुओं का स्थान, जिन धातुओं का स्थान, जिन धातुओं का स्थान, जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ये चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ऊपर होता है, उनके उनके मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का चिन्ह, मानक अपचयन विभव का चिन्ह माइनस में, ठीक है, आई मीन ऋण में होता है, माइनस में, तथा जिनका स्थान, जिनका स्थान
किससे? हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है। उनके मानक अपचयन विभव का चिन्ह, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का चिन्ह, ठीक है, तो अच्छे से लिखिएगा भाई चिन्ह, मानक अपचयन विभव का चिन्ह प्लस में होता है, प्लस में होता है, प्लस में होता है, यही लिख लीजिए, होता है, ठीक है। ये पहला लक्षण है। क्या कहता है पहला लक्षण? कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर था, मीन लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम वाले, इनके मानक अपचयन विभव का चिन्ह माइनस में होता है, और जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होता है, ऊपर लिख देंगे भाई यहाँ पर नीचे, क्योंकि ऊपर के लिए तो माइनस है, नीचे लिखिएगा, ठीक है। जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे होता है, हाइड्रोजन से नीचे होता, उनके मानक अपचयन विभव का चिन्ह क्या होता है भाई? प्लस में होता है। ये पहला लक्षण है, ठीक है। दूसरा लक्षण क्या कहता है इसका? ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सब इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से उतारिएगा, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव का संख्यात्मक मान, ठीक है, संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, ठीक है, होते हैं, परंतु चिन्ह विपरीत होता है, ठीक है, चिन्ह जो होता है विपरीत होता है, चिन्ह विपरीत होता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल कहने का मतलब कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि मानक अपचयन विभव का मान, ठीक है, मानक अपचयन विभव का मान यदि 248 है, ठीक है, मान के चले कि 200, या सिंपल ऐसे लिख लें 2.48 है, ठीक है, 2.48 वोल्ट है मानक अपचयन विभव का मान, ठीक, याद रखिएगा। ये किसका मान है भाई? मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान हम मान रहे हैं, सपोज करें मानक अपचयन विभव का मान -248 है, तो मानक ऑक्सीकरण विभव जो होगा ना, मानक ऑक्सीकरण विभव, जो मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, इसका भी मान 2.48 वोल्ट ही होगा, बस फर्क ये होगा कि ये प्लस में होगा, सिंपल। ये चीजें याद रखिएगा। ये कथन यही कह रहा है कि मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव का संख्यात्मक मान बराबर होता है, तथा चिन्ह जो होता है ये अलग अलग होता है। जैसे ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में रहेगा, यदि ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा। लेकिन मानक अपचयन विभव देख ले, यही है। दो लक्षण जो है, इसके बाद तीसरा लक्षण लिखवा रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। चलते हैं नंबर 3 पर। हेलो दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 लक्षण पे। 2 लक्षण बता चुके थे, नंबर 3 लक्षण देखें। नंबर 3 लक्षण ये कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, नंबर 3 लक्षण क्या कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है, जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है, उनके वे जो होते हैं वो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक होते हैं। ये चीज याद रखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक होते हैं, ठीक है, और जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होता है वो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखिए। अब अपचायक होता क्या है अभी जस्ट बता रहे हैं, ये पहले लिख ले डिफिनेशन, ठीक है। क्या है लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत
विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान, ठीक है, जिन धातुओं का स्थान, ठीक है, जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से, जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, वह हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक होते हैं। वो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक होते हैं। वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं भाई? प्रबल अपचायक होते हैं। और जो नीचे होते हैं, लिख लेना, और जो हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, वह दुर्बल अपचायक होते हैं। वो कैसे अपचायक होते हैं? ये दुर्बल अपचायक होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? दुर्बल अपचायक होते हैं। अब अपचायक का समझिएगा। अपचायक उसे कहते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसी को हम अपचायक कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? यदि आपसे कोई पूछ दे कि भाई अपचायक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है ना, तो उसी को हम अपचायक कहते हैं। और जहां अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। दो वर्ड आता है, एक का नाम है अपचायक और दूसरे का नाम क्या होता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक पूछ कहेगा कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है तो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसे अपचायक कहते हैं। ओके, तो ये रहा अपचायक का अर्थ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से क्या है भाई? धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, वो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक होते हैं, और जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होता है वो हाइड्रोजन से क्या होते हैं भाई? दुर्बल अपचायक होते हैं। अपचायक का सिंपल अर्थ होता है ये कि वहां पर ऑक्सीकरण संख्या हो रहा है। ठीक है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा हो तो समझिएगा कि वहां पर अपचायक होता है, और जहां पर अपचयन होता है वहां पर ऑक्सीकारक होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में समझ जाइएगा कि अपचयन हो रहा है तो समझ जाइएगा वहां पर ऑक्सीकारक हो रहा है। ठीक है, दो वर्ड, एक का नाम ऑक्सीकारक होता है, दूसरे का नाम क्या होता है? अपचायक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ओके, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो दोस्तों देख सकते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। इससे पहले हम लक्षण देखे थे, 3 लक्षण याद कर लीजिएगा, 3 बहुत ज्यादा है। ठीक है, इधर देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग नंबर 1 ये कहता है सिंपल कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान, याद रखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में अनुप्रयोग में लिखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से क्या होता है? ऊपर होता है, जब वह अम्ल से क्रिया करते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? जब वह अम्ल से क्रिया करते हैं तो वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, पहला अनुप्रयोग ये लिखिएगा। ठीक, तो चलते हैं यहां पर क्या लिखेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, जिन धातुओं का स्थान जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है, जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, जब वह, ठीक है, जब वह अम्ल से क्रिया करते हैं, अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। सिंपल, ये पहला है अनुप्रयोग। कहने का मतलब ये है, जैसे में हम आपके सामने एक एग्जांपल लिख लें, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये, सिंपल पढ़े। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है जब वो अम्ल से क्रिया करते हैं। अम्ल का मतलब क्या, H2SO4। अम्ल का मतलब क्या हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई, HNO3 हो गया। ये सब के सब क्या है भाई, अम्ल है। इनसे जब विद्युत रासायनिक श्रेणी के हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो तत्व होंगे, जब ये इनसे क्रिया करेंगे, आई मीन अम्ल से क्रिया करेंगे, ये सब के सब अम्ल है। ये क्या है भाई, अम्ल है। ये बात याद रखना, जब इनसे क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। विस्थापित का अर्थ होता है कि हाइड्रोजन को हटा देना उसकी जगह से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल ले लें, Na ले ले, सोडियम। जब ये क्रिया करता है H2SO4 से, ठीक है, जब सोडियम H2SO4 से क्रिया करता है तो सोडियम जो होता है, आप देखें कि इसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जब ये क्रिया करता है तो क्या बना लेता है भाई, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनाता है, और प्लस में हाइड्रोजन को क्या कर देता है बाहर, आई मीन हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाती है भाई, बाहर निकाल देता है हाइड्रोजन को। याद रखना, हमेशा ये बाहर भगाएंगे जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा। जब वो अम्ल से क्रिया करेंगे तो समझ जाना, वो सब के सब क्या करेंगे भाई, बाहर भगाने वाले हैं। ये पहला अनुप्रयोग का कथन है, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं, क्या यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2Na बना लो। सिंपल, ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, संतुलित भी हो जाएगी। तो ये रहा। और एग्जाम्पल देखना है तो और एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि हम तुम्हारे सामने ले ले क्या, Ca ले ले प्लस H2SO4 ले ले, H2SO4 ले ले। H2SO4 क्या है भाई, अम्ल है। इससे ये क्या है, इसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, कैल्शियम है। जब ये विक्रिया करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा CaSO4, और प्लस में H2 क्या करेगा भाई, इसके स्थान से बाहर भगा देगा। तो देख सकते हैं, ये रहा कुछ एग्जांपल पहले का। आप लोग उतार लीजिए, आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही केवल भगाएंगे, याद रखना। जिसका स्थान हाइड्रोजन नीचे होगा वो कभी जिंदगी में नहीं भगाएंगे। वो नोट नंबर 2 में हम लिखवा रहे हैं इसका अनुप्रयोग में, ठीक। आप लोग उतार लीजिए ये। हाँ, तो देख सकते हैं नेक्स्ट भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी के दूसरा अनुप्रयोग, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सिंपल, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या लिखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, जिन धातुओं का स्थान, जिन धातुओं का स्थान, याद रखना, जिन धातुओं का स्थान, जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन से क्या होता है भाई, ऊपर होता है, वह हाइड्रोजन नहीं, ठीक है, जिनका स्थान Fi से ऊपर होता है, ये लिखना। वर्ड क्या कि हाइड्रोजन वाला तो पढ़ ही लिया है। जिनका स्थान Fi से ऊपर होता है, Fi से, Fi मतलब आयरन, ठीक है, Fe से ऊपर होता है, Fe से ऊपर होता है, ऊपर होता है, होता है जब वह जल से क्रिया करते हैं, जल से क्रिया करते हैं, ठीक है, याद रखना, जब वो जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। इस कंडीशन में भी हाइड्रोजन विस्थापित होगा, याद रखना, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। सिंपल, कहने का मतलब ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा, याद रखना, हाइड्रोजन से क्या होगा भाई, ऊपर होगा, जब वो हाइड्रोजन नहीं, Fi है, सॉरी, Fe है, Fi से ऊपर होगा। Fe मतलब लोहार, आयरन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आई मीन लोहा से ऊपर होगा। Fi मतलब आयरन से ऊपर होगा। वह जब किसे क्रिया करेगा भाई, जल से, जब वो जल से क्रिया करेगा, याद रखना, जब वो जल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ओके, तो आप क्या लिखेंगे,
जैसे में सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, आपके सामने Na है प्लस H2O है, ठीक है। जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, NaOH बनेगा और प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आप यहाँ पे क्या तो जोड़ दीजिएगा 2, ये अभिक्रिया भी संतुलित हो गई और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल गया, देख सकते हैं आप। ये उतार लीजिएगा, ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो ये रहा इसका अनुप्रयोग। 2 अनुप्रयोग काफी है, कुछ लक्षण लिखवा दिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी बता दिए। यदि वीडियो सही लगा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।